गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल किनेटिक्स। तो इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सभी क्लासेस को अच्छे से सुना होगा, तो थोड़ा सा लेट हो गई हैं हमारी इस चैप्टर की क्लासेस, बट अब से आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना और आपका ये पूरा चैप्टर भी थर्ड चैप्टर के जैसे ही बिल्कुल इजी मेथड के साथ हो जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली रीड करते हैं अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने रिएक्शन की दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में स्टडी की हुई है। एक तो हम रीड करते हैं अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, एक तो हम रीड करते हैं अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। इसके बारे में आप लोगों ने रीड किया होगा अबाउट द गिब्स एनर्जी। तो फिजिबिलिटी के बारे में हमें जानकारी कौन देती है? गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी, जो कि आप लोगों ने पिछले साल रीड किया था क्लास 11th में इन द चैप्टर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये आपका हो चुका होगा पिछले साल का कॉन्सेप्ट। वैसे ये यूज़ नहीं होगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि रिएक्शन की कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर हम रीड करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी हो चुकी है। ठीक है, कि जो हमने रिएक्टेंट्स को यूज़ किया था वो हमारे कितने यूज़ हो चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें कौन बताता है? दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम लोगों ने क्लास 11th में किया होता है इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए दो टर्म्स तो हो चुकी हैं रिएक्शन की, कि रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो थर्ड हमारे पास क्या रह जाता है इंपॉर्टेंट? दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, कि रिएक्शन का स्पीड क्या होती है, और हम रिएक्शन के मैकेनिज़्म के साथ भी इसको रिलेट कर जरूर देखेंगे। तो ये हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को मैं ऐसे इन शॉर्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ RXN पाकर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें कि रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में क्या डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वो तो यूज़ हो रहे हैं इसलिए, डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। और क्या हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा फार्मूला? अगर रिएक्टेंट का अमाउंट हो रहा है डिक्रीज तो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो इक्वल्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी इंक्रीज हुई है डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, सो नाउ हम चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो कर देते हैं बाय द सिंबल डेल्टा आर। ऐसे आप लोगों ने शो करना है। इसका मतलब होता है चेंज, और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट्स का अमाउंट हो रहा है डिक्रीज, तो इसके बाहर हम यूज़ करेंगे साइन माइनस का, और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ऐसे अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी पॉजिटिव साइन का ही रहेगा। ठीक है, तो जो ये हमने यूज़ किए हैं सिंबल्स, दीज रिप्रेजेंट्स ए गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा टी है ये एक इंटरवल ऑफ द टाइम है जो भी हमें बताया होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम क्या बोल देते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी कॉन्सेप्ट। तो इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हमने यूज़ करना हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ इक्वल्स टू द माइनस dr बाय dt। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की फॉर्म में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में dp बाय dt। तो ये dr क्या होता है? dp, और ये dt आप लोगों ने अगर फिज़िक्स पिछले साल भी की है, इस साल भी आप लोगों की हो रही होगी। dt मीन्स वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब इससे छोटा इंटरवल मतलब हो नहीं सकता जो हम यहाँ पर चूज़ कर लें।
तो व्हेन वी हैव टू सोल्व द रेट ऑफ फ्रैक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट, तो हम ये यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dr/dt और dp/dt। तो ऐसे हम इंस्टेंटेनियस रेट्स के लिए यूज़ करेंगे डेरिवेटिव्स, और एवरेज रेट मैंने आपको बता दिए थे, उसमें हम यूज़ कर लेंगे सिंपल यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, तो कोई हम इसके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि हमें कैसे किसी रिएक्शन से उसके रेट को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशंस। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, रिएक्शन हो रही है, PCl5 है, गैसीय स्टेट में डिकम्पोज हो रहा है इनटू द PCl3 एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर रेट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहाँ पर एवरेज रेट को शो करूँगा, आप लोग इंस्टेंटेनियस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये रिएक्टेंट है, सो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द PCl5 डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। अब ये है रिएक्टेंट, तो इसके आगे क्या साइन लगेगा, माइनस का, इज इक्वल टू, मतलब हर एक प्रोडक्ट और हर एक रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट डिफरेंट किया जा सकता है। तो आगे है PCl3, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द PCl3 बाय चेंज इन टाइम। तो हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बनेगा, प्लस बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसका भी अमाउंट उतना ही इंक्रीज होगा, इसका भी उतना ही होगा। तो हम दोनों की फॉर्म में अलग अलग रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन बाय चेंज इन टाइम, ऐड बिल्कुल नहीं करना रेट्स को। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज, अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो 2N2O5 है, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन द गैसीय स्टेट, और ये डिकम्पोज होकर बना रहा है मान लीजिए 4NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इस केस में अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है N2O5, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये तो है ही। अब इसके आगे जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने यहाँ पर डिवाइड में रख लेना है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो हम रख लेंगे 1/2, और ये है रेक्टेंट, इसके बाहर क्या साइन लगेगा, माइनस का। क्लियर है भी, ये बात को ध्यान में रखना। इज इक्वल टू, आगे है NO2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द NO2, ठीक है, और बाय आ गया चेंज इन टाइम, इसके आगे 4 है तो इसको भी ओवर में रख लेंगे, चाहे प्रोडक्ट हो रेक्टेंट हो, जो भी कोफिशिएंट है आप लोगों ने उसे डिनोमिनेटर में रख लेना है। इसका साइन तो प्लस ही रहेगा बिकॉज इट इज़ ए प्रोडक्ट। इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय चेंज इन टाइम, तो इसके आगे तो कुछ नहीं है तो ये ऐसा ही आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा की जगह पर आप लोगों ने D सिंबल यूज़ कर दोनों की ही रिप्रेजेंटेशन सेम टू सेम होगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी, ठीक है, कि आप लोगों ने किसी रिएक्शन से रेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं इनके। तो सबसे पहला ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस द टाइम ग्राफ फॉर दी रेक्टेंट्स। तो अगर हमारे पास रेक्टेंट्स है तो उनकी कंसंट्रेशन विद टाइम हो रही है डिक्रीज, तो इसलिए ग्राफ की शेप कुछ ऐसी बन रही है। मान लीजिए हमने इसमें से सोल्व करना हो एवरेज रेट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टाइम यूज़ कर लेंगे, दिस इज़ द टाइम T1, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बनेगी हमारी कंसंट्रेशन दैट इज़ दी X1। एक हम यहाँ पर और चूज़ कर लेंगे टाइम T2, और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बनेगी कंसंट्रेशन दैट इज़ दी X2। तो हमारा एवरेज रेट क्या बन जाएगा यहाँ पर, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन, यानी कि X2 माइनस X1, रेक्टेंट है तो आगे मैंने यूज़ कर लिया है साइन माइनस का, ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, और डिवाइड में क्या रखेंगे, चेंज इन द टाइम, यानी कि T2 माइनस T1। क्लियर है। तो अगर यही सेम ग्राफ मैंने यहाँ पर एक बार फिर बनाया है, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर हमने टाइम पर सोल्व करना हो, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, इंटरवल में बिल्कुल नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर सोल्व करना है, जिस पॉइंट पर सोल्व करना है वहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे टेजेंट, और उसकी हमें सोल्व करनी होगी स्लोप। तो ये जो जा रही है स्ट्रेट लाइन, इसकी हम सोल्व कर लेंगे स्लोप, सो दैट स्लोप हमें क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो उस स्लोप से हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ द स्लोप। ठीक है,
तो स्लोप हमें अगर यहाँ से सोल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं और इसको आगे आप यहाँ पर अटैच करवा देना इस एक्सिस के ऊपर। तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है B, यहाँ पर पॉइंट है O, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है A, तो यहाँ पर है O पॉइंट। तो स्लोप क्या होती है, tan थीटा, ठीक है। तो अगर हमें इस एंगल को सोल्व करना हो, tan थीटा इसका सोल्व करना हो, तो वो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बन गया हमारा OA और बेस बन गया हमारा OB। तो हम ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी छोटा सा भी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, उसके साथ भी आपको सेम यही आंसर मिल जाएगा। अगर यही ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट शुरू में तो ज़ीरो होंगे, जब रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई होगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते जाएंगे, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर को जाएगा। इसमें भी सेम है, अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मान लीजिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बना लेनी है स्ट्रेट लाइन, इसकी आप लोगों ने सोल्व करनी है स्लोप। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो क्या हमें मिलेगा, प्लस ऑफ दी स्लोप, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, प्लस स्लोप। तो यहाँ पर आपको ऐसे खुद इसकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी, उसकी जो ये दोनों साइडें आएंगी ये वाली और डिवाइड में ये वाली, उसको सोल्व कर कर आप इसकी स्लोप कर सकते हैं। तो ये अगर आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम दी जाए तो वहाँ पर आपको इसके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो सकती है। तो ग्राफ्स सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राफ्स को ज़रूर याद रखना है इस चैप्टर में से भी। तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम, तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि ये हमें एक रिएक्शन दी गई है कि अमोनिया विद ऑक्सीजन NO एंड H2O फॉर्म कर रहा है। हमें बताया गया है कि रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO गैस इज़ दिस वन, ठीक है। NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें बताया गया है। हमें क्या सोल्व करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अमोनिया एंड रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। अब इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, ये रेट्स पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर शुरू हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमने अभी क्या सीखा था कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सभी के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है अमोनिया, इसके आगे लगेगा -1/4। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, फिर है ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय चेंज इन टाइम। फिर बनेगा यहाँ पर NO है हमारा प्रोडक्ट, तो ये रहेगा प्लस में, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय चेंज इन टाइम। फिर आएगी यहाँ पर वाटर, तो ये बनेगा 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर बाय चेंज इन टाइम। इतना क्लियर हो गया। अभी ये हमने इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। दिस इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये इस चीज़ की वैल्यू है। इतना क्लियर है। अभी हमें सोल्व क्या करना है, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी इक्वल टू है, ये दोनों टर्म्स को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं। सो नाउ फॉर दी फर्स्ट पार्ट -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, एक टर्म हमने ये वाली उठा ली और एक टर्म हम ये वाली उठा लेंगे, इज इक्वल्स टू 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO। इतना क्लियर है अभी कि यहाँ पर क्या स्टेप हुआ है। अब देखिए 4 के साथ तो 4 कैंसिल हो जाएगा, अगर कुछ और होता तो हम उसको ऊपर यहाँ पर रख लेते। तो ये क्या बनेगा हमारा आंसर के माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय चेंज इन टाइम। तो फिर इसकी हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेते हैं कि NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिसअपीयरेंस जब वर्ड यूज़ किया गया तो हमें माइनस का सिंबल यहीं पर यूज़ कर लेना है, दूसरी तरफ यूज़ करने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो इसका जो यहाँ पर सेकेंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है कि रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, तो हमें इसको सोल्व करना है, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो हमारे पास दी हुई वैल्यू है जो हमें सोल्व करनी है उन दोनों को आप लोगों ने यहाँ पर इक्वेट कर देना है। तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें सोल्व कर लेना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर बाय चेंज इन टाइम। तो ये जो है वैल्यू 6 ये यहाँ पर ऊपर चली जाएगी, तो ये बन गया 6/4 और इसका आंसर हमें यहाँ पर बताया गया है।
इसका आंसर क्या है वो हम यूज़ कर लेते हैं। 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये तो ऊपर चला गया था 6, तो यहाँ पर क्या बच गया, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर बाय चेंज इन टाइम। तो इसको सोल्व कर लें, ये 2 पर सोल्व हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी 3.6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.5 से, तो ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा यहाँ पर 5.4 इंटू 10⁻³ जो कि आपका आंसर आ चुका है रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर का। ठीक है, तो ये ही हमें सोल्व करने थे। इसके यूनिट्स आप लोग साथ में मेंशन कर देना, सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, तो इस बात का आप लोगों ने इसमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम ये आपकी स्क्रीन में शो हो जाएंगी, उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको खुद सोल्व कर एक बार आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।